विद्यार्थियों, आज तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भारत के भूगोल में मुख्यतः कृषि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों में से शुरू के 8 खंडों के बारे में जान लिया था। आज शुरुआत करते हैं 9वें नंबर से। 9वें नंबर पर है महाराष्ट्र का पठार, या इसको कह सकते हैं पश्चिमी पठारी और पर्वतीय क्षेत्र भी। और महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र में तो दक्कन का पठार आएगा, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार आएगा और राजस्थान में झालावाड़ का जिला। इस प्रदेश में दक्षिण भाग जो है वो रैगर मृदा का है, काली मिट्टी का क्षेत्रफल है इसका 3.3 लाख वर्ग किलोमीटर। तो मुख्यतः तो ये प्रायद्वीपीय भारत में है। यहाँ जुलाई का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, जनवरी का 5 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, और औसत वार्षिक वर्षा है 75 सेंटीमीटर, यानी कम है। मुख्य रूप से ये ज्वालामुखी से निकले लावा से काली मिट्टी जो बनी थी उससे बना हुआ है। सिंचाई सुविधाएं कम हैं, बारिश भी कम है। जनसंख्या का घनत्व जो है वो 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 60% क्षेत्र में खेती करते हैं। केवल 10-12% भाग में ही वन है। मुख्य फसलें देखें तो ज्वार, कपास, गेहूं, चना। इसके अलावा तो सोयाबीन, मक्का, दालें, तिलहन, फलों में संतरा, अंगूर, केला, और कहीं पानी मिल जाता है तो सिंचाई करके गन्ना भी पैदा कर लेते हैं। खेतीबाड़ी के साथ पशुपालन भी की जाती है। अब आते हैं 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर है आंतरिक दक्कन प्रदेश। इस प्रदेश में राज्य का ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और इसके कुल मिला के 35 जिले इसमें आते हैं। क्षेत्रफल देखें तो 4 लाख वर्ग किलोमीटर का है। ये प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में है। दक्षिण में इसमें इलायची, अन्नामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती हैं। जलवायु है मध्यम शुष्क, और जल की कमी के कारण अकाल अक्सर पड़ता रहता है। मरुस्थलीय विशेषता वाला रायल सीमा प्रदेश इसी में आता है। वर्षा का वार्षिक औसत जो है वो 75 सेंटीमीटर तक, यानी वर्षा कम होती है। जुलाई का औसत तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, जनवरी में 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों को छोड़कर ये वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। विक्षोभों से शीतकाल में भी वर्षा हो जाती है। इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ प्रकार की है, लाल मिट्टी, और नदी बेसिन में ज़रूर कांपिय मिट्टी मिल जाती है। इसके अलावा लाल दोमट मिट्टी भी मिलती है। इस प्रदेश में ज़्यादातर तो बारानी खेती की जाती है, और जो फसल की सघनता है वो 111% है। मुख्य रूप से मोटे अनाज, चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, रागी, गन्ना। फलों में देखें तो आम, अंगूर, और जहाँ पानी के इलाके हैं वहाँ पर मछली भी पाली जाती है। पशुधन के रूप में कुक्कुट का पालन का भी काम होता है। ज़्यादातर तो खेतीबाड़ी का काम यहाँ लोग करते हैं। नहरों का भी उपयोग होता है, तालाब का ज़्यादा होता है। अब आते हैं 11वें नंबर पर। तो इसमें है पूर्वी तटीय प्रदेश। इसको भी आगे हम बांट सकते हैं। उसमें पहले पर आएगा ओडिशा का समुद्र तट, दूसरा आएगा आंध्र प्रदेश का उत्तरी समुद्री तट, तीसरा है आंध्र प्रदेश का दक्षिणी समुद्री तट, चौथा है मामेल्ड का उत्तरी समुद्री तट,
और पांचवा है तंजौर, छठा है मिलनाड का दक्षिणी समुद्र तट। तो ये पूर्वी तट जो गंगा के डेल्टा से लेके कुमारी अंतरीप तक ये पूरा इलाका इसमें आता है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं कई जगह पर बटी हुई हैं और इसका निर्माण हुआ है नदियों से लाई हुई जलोढ़ मिट्टी से। ये डेल्टा और तटीय इलाकों का मिला जुला रूप है। तटीय इलाकों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियाँ बहती हैं। छोटी मोटी नदियाँ भी हैं। काफ़ी है मिट्टी बनाती हैं। यहाँ सर्दी के मौसम में बरसात होती है। वर्षा का जो औसत है 100 सेंटीमीटर है, यानी ठीक ठाक बरसात होती है। और जुलाई के महीने में 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। प्रमुखता से यहाँ जलोढ़ मिट्टी, दोमट और चीका, और 43% भूमि पर खेती होती है। 19% पर जंगलात हैं, लेकिन 70% जो इलाका है वो असिंचित है। केवल 20% क्षेत्रफल में ही कुओं से सिंचाई होती है। धान और मूंगफली यहाँ की मुख्य उपजें हैं। धान की 2 फसलें पैदा की जाती हैं यहाँ पर। इसके अलावा जूट, तंबाकू प्रमुख नकदी फसलें हैं और केला, नारियल, काजू, सुपारी यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। गन्ना, मक्का और तिलहन भी। पशुपालन होता है और जहाँ पानी मिल जाता है मछली पालन भी होता है। यहाँ बाढ़ से कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में पानी फैल जाता है। सिंचाई जो है वो तालाबों से, नहरों से, नलकूपों से होती है। इस इलाके में चिल्का, पुलिकट आदि की जो लैगून झीलें हैं और जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति से ज़्यादा। अब आते हैं 12वें नंबर पर। यह है पश्चिमी समुद्र तटीय और घाट प्रदेश। इसमें मालाबार का तट, कोंकण का तट, सौराष्ट्र का तट आता है, यानी संपूर्ण पश्चिमी तट आ गया। तो इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, और क्षेत्रफल है 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर। जलवायु है आर्द्र और काफ़ी वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा है 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर। और जुलाई का तापमान जो है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, जनवरी में 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। और ये संकरा इलाका है, वैसे तटीय इलाका है और सह्याद्री पर्वतों के समानांतर है उत्तर से दक्षिण में। बारिश पर्याप्त होती है तो खेती बाड़ी भी अच्छी है। फसल की सघनता 124% है। धान, मूंगफली, तिलहन, गन्ना, मोटे अनाज ये सब फसलें, ज्वार, रागी, इनकी थोड़ी उत्पादकता कम है। यहाँ अलग अलग स्तरों पर फसल की जाती है। इसके अलावा यहाँ कहवा, चाय, नारियल, रबड़, गरम मसाले ये सब नकदी फसलें यहाँ पर होती हैं। और तटीय इलाकों में देखें तो जलोढ़, पर्वतीय भागों में उथली लाल दोमट मिट्टी और लेटराइट मिट्टी मिलती है। पशुपालन भी अच्छा खासा किया जाता है। तटीय इलाकों में तो मछली पालन भी करते हैं। इस तट के आसपास में लैगून की झीलें मिलती हैं। यहाँ देश का सर्वोच्च साक्षरता और मानव विकास मिलता है। और केरल में आप जानते हैं साक्षरता दर जो है वो 95 से कहीं कहीं 100% तक है। नंबर 13 पर देखते हैं गुजरात के तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश, यानी संपूर्ण गुजरात में तो 19 जिले इसमें आते हैं। ये जो प्रदेश है वो समतल मैदान है और पहाड़ी भी है।
यानी उन्नीस जिले इसमें आते हैं। काठियावाड़ का मैदान, नर्मदा ताप्ती की भ्रंश और दरार की घाटी, और जलवायु जो है वो शुष्क और आर्द्र प्रकार की है। ये जो क्षेत्र है वो समुद्र से ज़्यादा प्रभावित है और 60% क्षेत्र जो है सूखा है, सूखा प्रभावित रहता है। जुलाई का तापमान 30 डिग्री से लेके ज़्यादा रहता है और जनवरी में 20 डिग्री रहता है, यानी ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। औसत वार्षिक वर्षा है 75 सेंटीमीटर, यानी कि कम है। और सिंचित क्षेत्र जो है वो मात्र लगभग 22% होता है, यानी बहुत ज़्यादा इलाका ऐसा है नहीं इसमें जो कि वर्षा वाला हो। सिंचित क्षेत्र जो है वो कम है। सिंचाई कैसे होती है, तो कुओं से, नलकूपों से, और इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो काली है, रैगर, काली रैगर प्रकार की है। पठारी प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं उसमें कांप मृदा और लाल पीली मृदा ये दोनों मिलती हैं। यहाँ तिलहनी जो फसल है उसमें अरंडी, मूंगफली ये सब पैदा की जाती है, और कपास, चावल, मक्का, अरहर, मूंग, मोटे अनाज, ज्वार बाजरा, गेहूँ और तंबाकू ये सब फसलें 51% भाग पर खेती होती है। चूँकि लंबा तटीय क्षेत्र है तो मछली पालन भी अच्छा विकसित हो गया है। नर्मदा सागर परियोजना जलापूर्ति करती है। मेनली वर्षा के ऊपर आधारित खेती यहाँ पर की जाती है, और फसल की सघनता देखें तो 114% है। अब आते हैं 14वें नंबर पर, तो पश्चिमी राजस्थान का शुष्क प्रदेश इसमें आता है। और ये जो प्रदेश है अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में फैला हुआ रेगिस्तान है। इसे थार का रेगिस्तान कहते हैं। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी भागों में 1.77 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में राजस्थान के नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालौर ये सब जिले इसमें आते हैं। और ये जो शुष्क बालू का स्तूपों वाला इलाका है, बालू के जो टीले हैं वे तेज हवाओं के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क प्रकार की है और तापांतर यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। जुलाई के महीने में 28 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है, और जनवरी में देखें तो 20 डिग्री से 21 डिग्री के मध्य तापमान रहता है। वार्षिक जो वर्षा है उसके औसत है 40 सेंटीमीटर, बहुत कम वर्षा होती है, और वर्षा से कहीं ज़्यादा तो वाष्पीकरण यहाँ हो जाता है उच्च तापमान के कारण। और गर्मियों में गर्म तेज हवाएं चलती है ना, लू कहा जाता है। यहाँ और खासियत है, अनियमित और असमान अपर्याप्त वर्षा होती है, और रेतीली मिट्टी है, पानी की बहुत कमी है। अरावली क्षेत्र में अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर वनस्पति कम है। ये इलाका है ऊंट का, भेड़ का, बकरियों का। यहाँ बाढ़ और सूखा, अकाल की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। और जैसलमेर ज़िले में जनसंख्या का जो घनत्व है 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
और यहाँ पीली भूरी और धूसर रंग की जो बलुई मिट्टियाँ हैं वो मिलती हैं। ये मोटे धूल कणों से बनी हुई हैं। कणों के बीच में जगह मिलती है। यहाँ स्थानांतरित पशुचारण किया जाता है, जैसे रैबारी हो गए, मारवाड़ा पशुओं वाले। जून जुलाई में ये लोग यूपी चले जाते हैं, एमपी चले जाते हैं, नहरी और पहाड़ी इलाकों में अपने पशु चराने के लिए ले जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में वापस आ जाते हैं। यहाँ की जो कुल भूमि है वो 44% भाग पर एकल कृषि की जाती है और जल की बहुत कमी है, पहले कहा जा चुका है। और सिंचाई की सुविधा केवल 6% इलाके में ही है, लेकिन फिर भी फसल की जो सघनता है वो 105% है। मुख्य फसलें अगर देखें तो ज्वार है, बाजरा है, मोठ, मूंग है, मक्का, मूंगफली, ग्वार, मिर्च, ये तो खरीफ की फसलों में है। रबी में देखें तो भाई गेहूँ, चना, प्याज, सरसों, धनिया, ईसबगोल यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर का इलाका है तो उसमें तो भाई पेयजल और सिंचाई की सुविधा है, विकास भी हो गया है उस इलाके में। तो वहाँ के तंत्र में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। यहाँ खेती के अलावा पशुपालन भी किया जाता है और सेवण घास मिलती है यहाँ पर। अब तो देखिए मंगला, रागेश्वरी, इन इलाकों में तेल मिलने की बातें चल पड़ी। फिर घोटारू में गैस के भंडार, तो विकास हो रहा है, नए नए आयाम बन रहे हैं और देश को अच्छी खासी रॉयल्टी मिल रही है। पचभद्रा में देखें तो तेल शोधन का कारखाना भी लगाया जा रहा है और वहाँ से लेके जोधपुर तक पेट्रो रसायन के उद्योग पनप रहे हैं। लोगों को रोजगार भी इसके सहारे से मिल रहा है। अब अंत में 15वें नंबर पर आता है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह हमारे सारे द्वीप आ जाएंगे। तो एक तरफ हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरी तरफ है लक्षद्वीप। इस प्रदेश की जो जलवायु है वो सागर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बहुत कम अंतर मिलेगा, समकारी प्रभाव रहता है यानी कि। और तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस दौरान में रहता है तटीय क्षेत्रों और घाटियों में लाल, चिकनी, दोमट और बलुई मिट्टी मिलती है। और वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 300 सेंटीमीटर, बरसात बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट पूरे देश से ज़्यादा औसत यहाँ का है। 80% इलाके में तो जंगलात हैं, वन हैं, खेती बाड़ी बहुत कम है। तो थोड़ी बहुत में चावल, दालें, गन्ना, नारियल, सुपारी, कसावा, हल्दी, ये सब पैदा की जाती हैं। मछली व्यवसाय का बहुत अच्छा है यहाँ पर। पशुपालन भी थोड़ा बहुत किया जाता है। वैसे तो यहाँ पर मेनली जनजातियाँ रहती हैं, वो बहुत अविकसित दशा में है। सरकार विकास के लिए प्रयास कर रही है। अंडमान का जो द्वीप है वो तो पर्वतीय द्वीप है और जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल से बना हुआ है, लेकिन इसका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व है। पूर्व में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काले पानी कहा जाता था पहले, लेकिन आज़ादी के बाद तो इसकी काया पलट हो गई और अब विकास की धारा यहाँ पर बह निकली है। पर्यटन व्यवसाय यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस प्रकार ये देश के कृषि जलवायु क्षेत्र हुए।